एंगल की सभी चीजें एनर्जी के थ्रू। नमस्कार आप लोगों को। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। नमस्ते प्रणाम सर। गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। क्या हाल चाल है? प्रणाम पूनम, प्रणाम। आप लोगों के मन में कोई प्रश्न आ रहा हो तो कर लें। तपस्या, कोई प्रश्न है? सर मुझे ये पूछना था कि हम वो जो सब लोग शनि शनि की साढ़े साती वगैरह बोलते हैं, वो आप हमें पढ़ाएंगे आगे? ढैया साढ़े साती सब पूछते रहते हैं, हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। पढ़ाएंगे भाई, बहुत कुछ पढ़ाना बाकी है, चिंता न करो। ठीक है सर, ठीक है। बस आनंद लेते रहो क्लास का, ठीक है ना? सर और एक चीज बोली थी, मुझे ना 10th हाउस समझ में नहीं आया, तो अगर आप बड़ी उसकी एक आध कुंडली जो कभी नहीं बताएं। जो हाँ। नहीं समझ में आया वो सबसे अच्छी बात है, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि अब उसके ऊपर हम ज्यादा ताकत लगा के समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना? जी सर, जी तो जी आराम से समझ लेंगे, कोई जी। दिक्कत ठीक है नहीं। सर। सर एक कुंडली बता दूं? बता देना, रुक जाओ। ठीक है सर। दूसरा कह रहे थे कि अगर बहुत दिमाग में बहुत उथल पुथल मच रहा हो तो हमारे यहाँ एक कैप्सूल कोर्स हुआ था करियर एस्ट्रोलॉजी का, ठीक है ना? जिसमें दशम स्थान की बात कही गई थी, तो वो कोर्स तुमको परचेज करना पड़ेगा, ठीक है? ठीक है। बाकी तो हम हैं ही। जी सर, जी सर, क्योंकि हाँ उसके नियम लग नहीं रहे सर। मैंने और संगीता दीदी हम दोनों ने बड़ा कोशिश करी। भाई मेरे, आज अगर तुम जहाँ हम 4 प्रोफेशन से ज्योतिष को जानते थे, वहाँ आज 4,000 से भी ज्यादा प्रोफेशन हो गए हैं, तो उसको तुम कैसे नियम से साध लोगे? जी जी सर, अगर जी। ये बोल दिया कि आप आईटी में हो तो काफी है। अब आईटी में वो डाटा में है, सॉफ्टवेयर में है, हार्डवेयर में, इंफ्रा में है, किस में है? जी सर, तो जी डॉक्टर बोल दोगे तो वो चेस्ट है, किडनी है, लीवर है, प्रोस्टेट है, क्या है, गायनकोलॉजिस्ट है। तो ऑप्शंस अब बहुत है सर। हाँ, तो ये इसीलिए पर फिर भी हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम धीरे धीरे सभी बातों को पकड़ने का जी प्रयास करें, ठीक है ना? जी जी सर। गुरुजी थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहे, अगर हम उसको पत्रिका में देखें तो शायद हो जाए। तो आप पहले एक टाइम दे दीजिएगा ताकि हम पूरा उसको एक बार रिवाइज करके आएंगे, फिर से सुनेंगे। फिर अगर आप 1 या 2 पत्रिका लगा देंगे तो उससे हमें बहुत क्लियर हो जाएगा। बाकी तो हम कैप्सूल तो ले लेंगे और समझ भी ना लेंगे। ना, आप उसके लिए मत सोचिए। आपको 2 चीज सोचना है कि जो कंसेप्ट, आपका सारा कंसेप्ट है क्लियर, जरूरत है एग्जाम्पल का, ठीक है? जी जी तो जी सर, हम तो एग्जाम्पल लेते रहेंगे, जी लेकिन उसके बाद भी आप लोग 6 महीने तक इन्वॉल्व रहेंगे। 18 या 19 से या 20 या 22 से आप लोगों का ना प्रैक्टिस बैच के लिए बोलेंगे। आप लोगों में से जिनको भी जाना होगा चले जाइएगा। जी हमारा कोर्स पैरेलल अभी चलेगा, क्योंकि इसमें अभी पढ़ाना बाकी है। मैं नहीं कह सकूंगा कि मैं ये 18 तारीख तक कंप्लीट कर पाऊंगा, ठीक है ना? जी तो सर। इसीलिए आप लोग चिंता न कीजिए, ये चलता रहेगा, साथ में आपका प्रैक्टिस शुरू हो जाएगा। तो वहाँ पे जो प्रॉब्लम होगा वो यहाँ भी सॉल्व हो जाएगा, यहाँ जो प्रॉब्लम होगा वो वहाँ सॉल्व हो जाएगा। बड़ा अच्छा प्रैक्टिस क्लास हमारे यहाँ चलता है। तो हम तो, और कोई क्लास लो न लो, एपीए और प्रैक्टिस जरूर लो, ठीक है सर ना? आप करा दीजिए ना वो प्रैक्टिस क्लास। नहीं, वो गुरुजी। प्रैक्टिस क्लास मेरे पास लेकिन समय ही गुरुजी नहीं हमने है। तो आपको गुरु मान लिया, अब हम किसी और से तो नहीं ना ना, मानेंगे। वो तो ठीक है, मतलब ये तो लेकिन मेरे अंदर की भावना है। जी। मैं कभी नहीं कर सकती तो मैं नहीं कर सकती गुरुजी। हाँ सर, उसके लिए आप मुझे भले अगर एक्स्ट्रा। नुकसान उठाना हाँ पड़ेगा मैं न, वो नुकसान हमारे पास कर मैं, लूंगी, लेकिन मैं पढ़ूंगी तो आपसे हमको गुरुजी। आप हमको जैसे भी जिसने पढ़ाएं। हमको 10 साल जाना और
सिर्फ हम ही को पढ़ी है, इसीलिए वो अच्छा कराती है। हमारे पास उतना समय नहीं होता। मैं पहले प्रैक्टिस लेता था, एक तो वो महंगा भी होता था, ठीक है ना, 12,500 रुपये फीस रखा था, क्योंकि सप्ताह में एक दिन क्लास लेता था तो फीस आधा रखो, ठीक है ना। लेकिन समयाभाव होता है। अभी जैसे बहुत लोगों का, आप लोगों को बोल रहे ना गोचर शुरू करना है, गोचर शुरू करना है, लोग पूछ रहे हैं कब करना है, तो हम कह रहे हैं अच्छा रुको फरवरी में कर देते हैं। अब लगता है कि नहीं, फरवरी तो नहीं हो पाएगा, तो मार्च में कर लेंगे, क्योंकि हमारा क्लास, जैसे आप ही लोगों का क्लास बढ़ गया। अब क्लास बढ़ गया, इसको हम नहीं रोक सकते। जितना लोग अच्छा पढ़ते हैं उसके हिसाब से क्लास बढ़ता घटता रहता है, तो उसको नहीं रोकते, उसको अलग टाइम दे करके पूरा करते हैं। इसीलिए आप लोग चिंता न करें, और बहुत ज़्यादा हम लोग इसमें भी प्रयास करेंगे कि प्रैक्टिस कर लेने का, ठीक है ना। जी गुरु। ठीक है तो पहले हम लोग थोड़ा देर पढ़ लेते हैं निधि, फिर तुम्हारा ले लेंगे, ठीक है ना। फिर से याद दिला देना। तो हम लोगों का तीसरा और 9वां भाव हो गया था, दूसरा और 8वां भाव भी हो गया था, 12वां और 6ठा भाव रह गया है। तो ये 12वां और 6ठा भाव जो है, आप लोग एक अपने कागज पेन से ना एक वो ड्रॉ कर लो। वैसे मैं आज ड्रॉ कर देता हूँ, आप लोगों को समझने में आसान हो जाएगा। सिर्फ एक बार कुछ लिख देंगे तो। हम वही कहते हैं कि हम किसी भी स्थानों को, कई लोग कहते हैं यह स्थान कमजोर है तो अच्छा है, इस स्थान में अशुभ ग्रह चला गया तो अच्छा हो गया। नहीं हुआ। आपको ग्रह कहीं भी जाए, आपको पत्रिका का अपना बैलेंस देख करके चलना पड़ेगा, और उसके अनुसार ही रिजल्ट कहना पड़ेगा। अगर आप अपना बैलेंस देख करके नहीं चलोगे, पत्रिका को देख करके नहीं चलोगे, तो आपके लिए ये प्रॉब्लम हो जाएगा। ये 4th हाउस है और ये 10th हाउस है, ठीक है। ये 4th हाउस का 9th है और ये 10th हाउस का 9th है। आप सिर्फ समझो हम क्या कहना चाहते हैं। और हमारे आचार्य दुख स्थानों को भी सूक्ष्मता से कितना अच्छा स्थान बना दिए, ये समझना है। चतुर्थ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चतुर्थ का 9वां। ये वाला 6ठा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और जीवन में 2 ही चीज चाहिए, काम भरपूर चाहिए ताकि सुख बहुत ले सकें। जीवन में 2 ही चीज चाहिए आज के एज में, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। आप काम नहीं करते हो तो आप सुखी रहने का बात नहीं करते। अब अंबानी का बेटा कर सकता है, सुखी रह सकता है, हमारे घर का बच्चा काम करना पड़ेगा उसको। तो ये कर्म का 9th है और ये सुख का 9th है, लेकिन हम इसको क्या बोलते हैं, दुख स्थान बोलते हैं। ये दोनों दुख देता है। अगर ये दोनों खराब हो गया तो निश्चित रूप से दुख हो जाएगा। आप लोग बात को समझिएगा, क्योंकि एक कर्म का 9th है, 6ठा स्थान। वो कहता है परिश्रम करो, संघर्ष करो, मेहनत करो। अंग्रेजी में लोग बोलते हैं हाउस ऑफ कंपटीशन है, ये कंपटीशन का हाउस है। कैसे बन गया ये कंपटीशन का हाउस? क्योंकि ये 9th हाउस है और ये आपके करियर का भाग्य भी है। बताता है कि करियर में कितनी ऊंचाई प्राप्त कर सकोगे। और ये चतुर्थ का 9th है, ये बताता है कि जीवन में कहाँ जाकर के सुखी हो पाओगे। इसीलिए इस स्थान को विदेश स्थान बोलते हैं। और 12वें में यदि ग्रह हो या 12th हाउस का संबंध लगन से, चतुर्थ से या
नवम से हो जाए तो जातक विदेश जाकर के निवास कर लेता है। हम क्या कहते हैं कि दूसरे में, छठे में, आठवें में, 12वें में ग्रह ना हो, ताकि ये जो उसको क्या कहते हैं सेंसिटिव हाउस है, उसके ऊपर हमको ज्यादा जोर डालने की जरूरत नहीं है। और ग्रह आ जाएंगे तो हमको ताकत लगाना पड़ेगा कि हम इसको कैसे समझें। तो सेकेंड हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस, इसको सेंसिटिव हाउस हम बोलते हैं। इससे ज्यादा सेंसिटिव और कोई हाउस नहीं। उसके बाद अब आगे भी देख लो, ये वाला जो 8th हाउस है वो 4th का 5th हाउस है, और ये वाला जो सेकेंड हाउस है वो 10th का 5th हाउस है। तो आप समझ पा रहे हो, ये वाला हाउस, ये वाला हाउस, ये वाला हाउस और ये वाला हाउस, जो जीवन में एक्टिव ना हो तो अच्छा। अब आप ही सोचो, यदि मैं ये सोचूं कि छठा, आठवां, 12वां में खराब ग्रह चला गया, अच्छा हो गया, दुख कम हो जाएगा, दुख का नाश कर देगा, ऐसा नहीं है। आप समझ लो आपके चौथे और 9th का क्या, 10th हाउस का क्या हाल होगा यदि उसके त्रिकोण खराब हो गए। आप लोग समझे ना, इस तरह से समझाने की जरूरत न टेक्स्ट बुक ने लिया, मतलब हमारे जो पुराने 12 मिहिर और नारदा नारदा नारद आदि 18 प्रवर्तक रहे, उन्होंने श्लोकों के माध्यम से बताया कि किसी भी भाव को हल्के में नहीं लेना है, और किसी भी भाव के प्रति मन में अच्छा या बुरा भाव नहीं लाना है। आप जिस भाव के प्रति मन में अच्छा और बुरा भाव लाते हो, वो दो प्रमुख भावों का केंद्र, क्षमा चाहेंगे, त्रिकोण भाव है। तो इसकी वजह से आप ये समझो कि दूसरा, छठा, आठवां और 12वां कितना महत्वपूर्ण भाव है। आपके ग्रह केंद्र में है, त्रिकोण में है, लाभ स्थान में है, तो अच्छे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां से, वहां जो एनर्जी है वो पॉजिटिव एनर्जी ज्यादा है, निगेटिव एनर्जी कम है। और दूसरे, छठे, आठवें, 12वें में निगेटिव एनर्जी ज्यादा है, पॉजिटिव एनर्जी कम है। तो जब आप ट्रेवल करते हो, अपने संसार में करते हो, अपने परिवार में करते हो, कहीं भी करते हो, आपका भाई ही क्यों ना हो, आपको लगेगा कि इसके अंदर बड़ा निगेटिव एनर्जी है, ठीक है ना। माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, कहीं ना कहीं लगेगा कि इससे जल्दी से हटें, इससे दूरी बनाएं। जब तक इसके पास रहेंगे ये अपनी निगेटिव एनर्जी हमारे ऊपर डालता रहेगा। कई लोगों को देखे होंगे आप अपने जीवन में, जैसे ही आपके साथ होते हैं तो वो दूसरों की निंदा लिए होते हैं, दूसरों के प्रति जो भावना अच्छी नहीं है वो आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं, अच्छी बात शेयर नहीं करते। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके साथ जुड़ेंगे तो सिर्फ अच्छी बात शेयर करेंगे, बाकी जो निगेटिव बातें हैं वो भूल जाएं। तो जो अच्छी बात शेयर कर रहे हैं तो समझो कि उसका वाइब्रेशन जो है, उसका ऑरा पॉजिटिव है, और जो सिर्फ निगेटिव बातों को शेयर कर रहा है उसका ऑरा निगेटिव है, ठीक है। तो हम केंद्र, त्रिकोण, लाभ स्थान, इतने जो भाव हैं, इन भावों में पॉजिटिव एनर्जी ज्यादा है, और दूसरे, छठे, आठवें और 12वें भाव में निगेटिव एनर्जी ज्यादा है। अब हमको निगेटिव एनर्जी से बचते हुए पॉजिटिव एनर्जी को कैसे प्राप्त करना है, ये आपको समझने की जरूरत है। पहले तो यहां तक समझ में आ गया।
अब ये 12वां है, दुख का स्थान है, व्यर्थ की चिंता देता है, कई प्रकार का व्यय देता है, हमें जीवन में परेशानी देता है, हमारे शरीर को नुकसान देता है, हमें जेल की यात्रा करवा सकता है। इतना सब एक तरफ, और एक तरफ सिर्फ एक शब्द कि हमें मोक्ष दे सकता है। तो आप समझ सकते हो ना, कीचड़ में ही कमल खिलता है, कितना अच्छा फ्लावर होता है, लेकिन वो कहाँ खिलता है? कीचड़ में ही खिलता है। तो 12वें हाउस में कितने निगेटिव बातें हमने बताई, लेकिन एक बातें है कि वहां से मृत्यु की बात कम और मोक्ष की बात ज्यादा होती। मृत्यु की बात 8वें स्थान से हो जाती। तो अब इतने निगेटिव के मध्य आपको पॉजिटिव बातें लेनी है। दूसरा, अब जब हम बहुत हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं तो हमारे देश, हमको देश छोड़ना पड़ता है और विदेशों में जाकर के हम जाते हैं और वहां हायर एजुकेशन लेते हैं। तो विदेशों में जाना, वहां जाकर के स्थिर होकर के रहना, बाहर जाने में कितनी परेशानी है, माता पिता भाई बहन सगे संबंधी घर के आराम को छोड़ करके आप वहां जाते हो और रहते हो, तो आपको कितना स्ट्रगल होता है, कितना परिश्रम करना होता है, ये आप भली भांति समझ सकते हो। तो उसके बावजूद भी लोग विदेश जाते हैं और जाकर के स्ट्रगल करते हैं और परिश्रम करते हैं, रिजल्ट में डॉलर कमाते हैं। रुपये से काम नहीं चलता, डॉलर कमाते हैं। तो आप लोग यहां तक हमारे बातों को समझ गए होंगे। तो ये है हमारा द्वादश स्थान, इसको कमजोर कैसे माने? चूंकि ये लग्न का 12वां है और पंचम का 8वां है। आप लोग समझिएगा, अगर आपने बना लिया है अपने पेपर पे तो देखिए, ये लग्न से 12वां है और 5वें से 8वां है। तो लग्न की हानि, जातक जैसा चाहेगा वैसा जीवन होगा, ये निश्चित नहीं है। हम कभी नहीं चाहते हैं कि मैं दिल्ली में रहूं, दिल्ली में अपना जीवन यापन करूं, कभी नहीं चाहते हैं। मुझे गांव बहुत प्यारा लगता है, लेकिन डेस्टिनी हमको यहीं पे बिठा रखा है। हम गांव जाकर के नहीं रह सकते क्योंकि गांव में इतने साधन नहीं है, हमारा अर्निंग समाप्त हो जाएगा, जीवन यापन में परेशानी हो जाएगी। बात समझ रहे हैं ना? तो ये 12वां स्थान जातक को मजबूर करता है। आप अपने परिस्थितियों से समझौता करें, ये 12th बताता है। 12th समझौता बताता है और 6th संघर्ष बताता है कि आपको जीवन में परेशानी है तो आप संघर्ष करें। संघर्ष करेंगे तो मेहनत करेंगे तो जरूर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये दशम का नवम है, पंचम का दूसरा है। समझ रहे हैं? तो आपके लिए क्या है, छठे स्थान से किस किस चीज की बात होती है? लड़ाई झगड़े की बात होती है, कोर्ट केस की बात होती है, रोग की बात होती है, ऋण की बात होती है। आज तो ऋण फैशन हो गया है कि हमारे ऊपर 2 करोड़ का कर्ज है, खुश हैं। 2 करोड़ का कर्ज है और जाकर के 30-40 लाख का जो है सो एक गाड़ी भी खरीद लेते हो, फॉर्च्यूनर। क्यों? ये 40 लाख रुपया बैंक वाले को लौटा देते, थोड़ा तो कम हो जाता ना। लेकिन नहीं, आप
बहुत खुश हैं और कर्ज ले भी लिए हैं, फिर भी आपको चिंता नहीं है, आप बड़े गाड़ी भी परचेज कर रहे हो उसी कर्ज के पैसे से, तो वो अलग चीज है। लेकिन रोग है, ऋण है, आपकी चिंता है, समझ रहे हैं ना? ये 7वें का 12वां है और लग्न का 8वां है, 6ठा है। तो एक जीवन का संघर्ष बताता है और दूसरा जीवन के भोग से समझौता करने के लिए बताता है। 7वें का 12वां है, 7वां स्थान भोग का है, तो भोग से 12वां आपको समझौता बताता है कि ज्यादा ऊपर नीचे मत करो, तुम्हारे सामर्थ्य में इतना नहीं है, जितना है उसी से अपने जिंदगी को गुजारने का प्रयास करो। ठीक है ना? लोग सोचते हैं कि गुरुजी छठे के बारे में 5 7 8 शब्द लिखा देंगे, यहाँ से रोग देखना है, ऋण देखना है, शत्रु देखना है, कंपटीशन देखना है, मामा का घर देखना है ना, ननिहाल से कितना सुख मिलेगा, दौलत मिलेगा, ये मत देखो, इससे रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप आधुनिक युग में हो, बातों को समझने का प्रयास करो। यह स्थान छठा है, लेकिन सप्तम का 12वां भी है, दशम का 9वां भी है, पंचम से दूसरा भी है, चतुर्थ का तीसरा भी है। इन सारी बातों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। अब आ जाते हैं कि उसी तरह से मैं चूंकि 8वें और दूसरे को अलग तरीके से पढ़ाया था और 12वें और छठे को अलग तरीके से पढ़ा रहा हूं, तो 12वें और छठे को जिस तरीके से पढ़ा रहा हूं उसी तरीके से 8वें और दूसरों को भी समझने की जरूरत है। इसीलिए मैंने यहाँ 8वें और दूसरे का भी जिक्र कर दिया है कि एक यदि 9वां है तो दूसरा 5वां है। ये चारों स्थान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब कोई रिजल्ट समझ में ना आए तो जातक का दूसरा, 5वां, 8वां और 12वां भाव देखें। अगर आप इन भावों को समझने में सफल हो गए तो आप ये समझ लेना कि आप सफल हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं, आप ज्योतिष को समझ सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं। अब एक शब्द लेते हैं कि हाउस ऑफ कंपटीशन है, हम कंपटीशन की तैयारी करेंगे, कंपटीशन में भाग लेंगे, हम कंपटीशन में आगे बढ़ेंगे, उसके लिए छठे का बलवान होना जरूरी है या कमजोर होना जरूरी है? तो आपको हमेशा से ये ध्यान आएगा कि छठे का बलवान होना जरूरी है। और यदि छठा बलवान है तो संभव है कि रोग भी दे सकता है, ऋण भी दे सकता है, शत्रु भी दे सकता है। तो इसको अलग अलग तरीके से हम कैसे समझ सकते हैं? क्लियर हो गया? एक ही समय पे, इसीलिए मैं हमेशा आप लोगों को दसियों बार बताया होगा कि एक ही समय पर हम अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के रिजल्ट को प्राप्त करते हैं। ये नहीं है कि हम अलग अलग समय पर अच्छा बुरा रिजल्ट प्राप्त करते हैं, वो तो करते ही करते हैं, लेकिन हम कभी कभी अपने जीवन में एक ही वक्त में, आज सुबह बहुत अच्छा रिजल्ट प्राप्त किया और शाम को बहुत बुरा रिजल्ट प्राप्त किया। तो आप क्या कहोगे, इतने जल्दी तो चंद्रमा भी नहीं बदल रहा। फिर बदला क्या? एक ही स्थान के 2 फल मिल गए हमको। एक कंपटीशन में आज ही मुझे रिजल्ट आया कि आप सेलेक्ट हो गए हो, यूपीएससी आपने क्रैक कर लिया है, और दूसरे में रिजल्ट आया कि आपके पिताजी
घोटाला कर रहे थे उसमें जेल चले गए। समझ रहे हो? तो ये दोनों प्रकार का रिजल्ट एक ही दिन संभव है। इसीलिए रिजल्ट क्या आएगा इसको हम लोग बहुत शांति से समझेंगे, लेकिन हम आप लोगों को इन दोनों भावों को अगर हमारे विचार से समझना है तो दुख स्थान मान करके तो चलना ही चलना है, लेकिन इन स्थानों के बदौलत हम जीवन में ज्यादा सक्सेस करते हैं। इसीलिए ये स्थान बिना किसी तनाव के हो, अर्थात ग्रह होगा तो ग्रह को पढ़ेंगे, दृष्टियां होगी तो दृष्टियों को भी पढ़ेंगे, और न ग्रह हो न किसी ग्रह की दृष्टि हो तो स्वतंत्र रूप से ये शांत रहेगा और हमको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए रास्ता क्लियर करके दे देगा। और यदि यहाँ ग्रह आ गए तो अब आपकी शांति भंग हो गई, आप 1 बाय 1 अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, फिर जीवन में तरक्की कीजिए। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, परिश्रम करना है, ये सारा 6 से, और समझौता करना है ये 12 से। तो आप लोग नया चीज आज आप लोगों ने सीखा, समझौता 12वें से और संघर्ष 6ठे से। तो पहले लोग संघर्ष करता है, ठीक है, अब जब संघर्ष करने में सफल नहीं होता तब जीवन में समझौता करता है कि चलो अब मान लो जितना है उतना ही काफी है, जितना हो गया उतना ही काफी है, उसी से जीवन यापन करना है, ठीक है। लेकिन यदि आप हार नहीं मानते हैं, समझौता नहीं करते हैं, संघर्ष करते रहते हैं, तो फिर सफलता मिलती है, क्योंकि वही स्थान दशम का नवम है, जहां संघर्ष है वहीं सफलता है, और जहां समझौता है वहां शांति है। आपको पति के साथ लड़ाई झगड़े होते हैं, मान लिया, और आपने सीख लिया उस लड़ाई झगड़े से समझौता करना, या पति के साथ किसी न किसी सामंजस्य से समझौता कर लिया, तो उसके बाद क्या हो जाएगी? शांति हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? आप लोग इससे एग्री करते हो कि नहीं करते हो? तो जहां समझौता, भारत पाकिस्तान में समझौता हो जाए, बॉर्डर का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इजराइल फिलिस्तीन में समझौता हो जाए, बम गिरना बंद हो जाएगा, शांति हो जाएगी। समझ रहे हैं? तो दोनों स्थान अपने विशेष फलों के द्वारा आपके जीवन को निखारता है। अब आप कहोगे कि ये बड़ा तो गुरुजी, अभी तक तो आप 6ठा 8वां 12वां पढ़ा रहे थे कि खराब स्थान है, आज दूसरा चीज बता दिया। इसकी जरूरत है, इसको समझना चाहिए। लोग कहते हैं कि आप मेडिटेशन ऐसे करो, आंख बंद करो, नाक से सांस लो, ध्यान आज्ञा चक्र के ऊपर हो, मन में बातें आए उसको निकालने का प्रयास करो। सबको यही फॉर्मूला बताते हैं मेडिटेशन का, लेकिन सबका चंद्रमा अलग अलग जगहों पे बैठा है भाई। किसी का चंद्रमा लगन में बैठा, किसी का 8वें में बैठा। एक ही जगह आज्ञा चक्र पे ध्यान 8वें वाले का जाएगा, लगन में बैठे वाले का मन चंचल रहेगा, वो कैसे जाएगा? वो जाएगा ही नहीं, वो ले जाएगा तो जबरदस्ती सिर में दर्द हो जाएगा। ये बात जरूर है कि शांत होकर के बैठना, गहरी सांस को लेना, सांसों के ऊपर ध्यान केंद्रित करना, इससे हमको हमारे अचेतन मन को शांति और चेतन मन में उत्साह और ऊर्जा का संचार होता है। लेकिन ये सब के लिए अलग अलग होना चाहिए, एक जैसा नहीं। अगर अलग अलग होगा तो ज्यादा लाभ होगा, एक जैसा होगा
थोड़ा लाभ मिलेगा, लाभ तो मिलेगा, थोड़ा लाभ मिलेगा। तो हमने क्या कहा कि छठे से संघर्ष है तो सफलता है, और 12वें से समझौता है तो शांति है। इसीलिए छठे और 12वें को भी सही अर्थों से समझने की जरूरत है। अब यहाँ विश्राम ले लेते हैं। अब छठे और 12वें को दूसरे तरीके से पढ़ाते हैं, ठीक है। तो छठा रोग है, वो मारता है। 8वां एक्सीडेंट है, वो भी मारता है। दूसरा मारक है, वो भी मारता है। और 12वां मोक्ष है, उसमें भी मरना पड़ता है। तो ये चारों स्थान हमारे मृत्यु से संबंध रखता है। 7वां तो रखता ही है, लेकिन उसको गौन करके चलते हैं। आप लोगों को अब समझना है कि ये चारों स्थान हमारे मृत्यु से संबंध रखता है। 12वें में बैठा ग्रह है, उसकी दशा आ गई, व्यर्थ में चिंता बढ़ गई, पैसा एक का 4 खर्च होने लगा, क्योंकि घर में बीमारी आ गई, कोर्ट कचहरी में केस खुल गया, हमारे हाथों किसी की का मर्डर हो गया, अब उसके लिए हम जेल जा रहे हैं। समझ रहे हैं? अभी एक दो केस हो गया इधर 2-3 महीने के अंदर, नाम मैं भूल रहा हूं। 2 पुरुषों ने आत्महत्या कर ली, न्यूज में भी आया। और पत्नी के उत्पीड़न से आत्महत्या कर लिया। बात समझ में आ रही है ना? तो उसने किसके साथ समझौता कर लिया? मृत्यु के साथ समझौता कर लिया। अरे जीवन के साथ समझौता करना चाहिए था। 100 रास्ते थे, कोर्ट है, कचहरी है, पुलिस है, थाना है, सोशल सोसाइटी है, कहीं चले जाते, कहीं से राह मिल जाता। अपना कोई यार होता, कोई दोस्त होता, उससे 2 बात कर लेते, बहुत रास्ता निकल आता। लेकिन उसके पास वो सामर्थ्य नहीं था, और उसका क्या हुआ? एक्सीडेंट हो गया। कि उसने फांसी लगा लिया का मतलब एक्सीडेंट। धैर्य का अभाव होता है, और धैर्य का अभाव होता है तो व्याधि होती है। आप गाड़ी तेज चलाओगे तो ठुकेगा, और गाड़ी नियम के अनुसार चलाओगे, जहां 40 लिखा 40 के स्पीड में चला रहे हैं, 60 लिखा 60 के स्पीड में चला रहे हैं, 100 लिखा 100 के स्पीड में चला रहे हैं। अब तो वो दिल्ली बम्बई एक्सप्रेस वे पे 120 लिखा है, 120 के स्पीड में चला लो, क्या प्रॉब्लम? तो हम आप लोगों को कहेंगे कि जीवन में पहले अपने लिए कभी हारना नहीं है, अर्थात कभी सुसाइड नहीं करना, जिंदगी से समझौता नहीं करना। हम जिएंगे, लड़ करके भी जिएंगे। आप कहेंगे कि उसका तो उतना ही उम्र था इसीलिए उसने आत्महत्या कर ली, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो भारत में ही सिर्फ भगवान होते हैं क्या? कि भारतवर्ष में लोग 70-80, अच्छा बहुत हो गया, है ना, इसको वो कौन से कमिटी में भेज दिया जाता है, देखो, मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया गया। मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी, इन लोगों को मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया, क्योंकि अब आप लोग 80 के पार हो गए, और 80 बरस उम्र का यो लोग
अमेरिका का राष्ट्रपति बनता है। बताओ कितना अंतर है। वहां 80 में लोगों को समझ है, उसका मेमोरी कमजोर नहीं है, उसका चश्मा नहीं खोता। हमारे यहाँ 65-70 साल में ही चश्मा पहन के चश्मा ढूंढते हैं लोग कि मेरा चश्मा किधर चला गया। तो एज जो है, पूर्ण आयु आपका 73 ईयर से ऊपर चलता है, और आप जीवन में जितना संयमित रहेंगे आयु आपकी उतनी बढ़ेगी, ये आयुर्वेद कहता है। आयु निश्चित है। बहुत लोग, बाबा लोग भाषण देते हैं कि जितनी सांसें लिखी है उतनी ही लोगे, उसके बाद मरना ही पड़ेगा। कैसे मर जाएंगे भाई? क्यों मरे? ज्यादा सांस लेंगे। अगर जीवनदायी जीवन जीते हैं और प्रेरणा लेकर के जीते हैं तो हम भी 90 साल और 100 साल के होंगे। हमारे यहाँ 1-2 बुजुर्ग हो जाते हैं 90-100, ठीक है ना। हमारे बड़े मामा जी हैं, वो लगभग 95 के हो रहे हैं, अभी भी हमसे सीधा ज्यादा बैठते हैं, एकदम ऐसे बैठते हैं। आप समझना, आवाज में खनक है। हाँ बोलो, क्या बात? आंख से दिखाई अब नहीं पड़ता। आवाज इसलिए वो तेज बोलते हैं कि वो खुद ही तेज सुनने लगे हैं। लेकिन हमारी माता जी 65 की उम्र में चली गई। भाई बहन थी, माता जी को बीमारी परेशान कर रहा था। तो एज, अगर आप लोग ये मान करके चलते हो, हमको हमारे इस बातों को सुन करके बहुत सारे विद्वानों को ये सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि आयु निश्चित है। ये नहीं, जरा अवस्था निश्चित है कि हम धीरे धीरे बूढ़े हो जाएंगे, हमारे सुनने समझने की शक्ति समाप्त हो जाएगी, हम हर चीज भूल जाएंगे। जैसे बच्चे को कोई चीज याद नहीं रहता, बस एक ही चीज याद रहता है, भूख लगी है, रोने लगते हैं। उसी तरह बुढ़ापे में भूख लगी है, हमें खाना दो, हमें खाना दो। इसके अलावा वो कुछ मांगता नहीं। रेडियो बजा दो, टीवी चला दो, नहीं करते, उनको जरूरत नहीं है, जैसे आपके बच्चे को जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आप चला देते हो तो वो टुकुर टुकुर देखेंगे जरूर। वो सुन पाए, समझ पाए, नहीं समझ पाए। आप बुजुर्गों के सामने यदि टीवी चलाओगे, वो 95 साल के हैं, बहुत हिलते डुलते नहीं है, लेकिन फिर भी वो टीवी के ऊपर ध्यान जाएगा जैसे बच्चों का जाता है। लेकिन एक अवस्था ऐसी आएगी जिस समय वो ध्यान वहां भी नहीं जाएगा, तो वो धीरे 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 करके समाप्त हो जाएंगे। इसीलिए एज निर्धारित नहीं है। हमारे ज्योतिष में आयु निर्णय के कई प्रकार लिखे गए हैं, लेकिन कोई भी प्रकार निश्चित आयु निर्णय नहीं कर सकता। तो कहिएगा ज्योतिष पढ़ने का फायदा क्या है? आप दशा अंतरदशा से उस चीज को बता सकते हो कि यहाँ 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 हडल है। अगर 60 वर्ष के आयु में आप इस हडल से निकल गए तो 80 साल तक जिएंगे, ऐसे पुराने ज्योतिषाचार्य अपने पत्री में लिख दिया करते थे। इसका मतलब है कि 60 साल में हमारा मरना तय नहीं है। लेकिन हमको हार्ट अटैक आया, हमको कोई हॉस्पिटल ले ही नहीं गया, तो हमको मरना तो तय है। कौन बचाएगा? हम मर जाएंगे। सभी समय पे इलाज नहीं मिलेगा, सही जीवन यापन नहीं होगा, तो हम मर जाएंगे। तो हम लोग ये मान करके चलें कि जीवन हमारे हाथों में है कि हम कितना जिए। तो ये हम 12वें की बात कर रहे हैं, कितना जिए। उसके लिए क्या नहीं होना चाहिए? तो रोग नहीं होना चाहिए, छठा। व्याधि नहीं होना चाहिए, 8वां। कोई मार्केस नहीं लगना चाहिए, दूसरा। तो आपने समझा ना?
इन चारों स्थान का संबंध मृत्यु से है, और जब हम मार्का अध्याय पढ़ाएंगे तो इन्हीं चारों स्थानों को लेकर के विशेष रूप से पढ़ाएंगे। पुनः दोहराएंगे कि दूसरे, छठे, 8वें, 12वें में यदि ग्रह न हो तो महाभाग्य योग बनता है। जातक अपने जीवन में कभी न कभी उस मुकाम को प्राप्त करता है जिसको वो पीक कह सकता है। ठीक है ना? कई लोग पूछते हैं हमारा पीक आ गया क्या, मतलब वो चोटी पे पहुंच गया, अब इससे ज्यादा नहीं जाना। समझ गए ना? तो मैं कहता हूं नहीं, पीक नहीं आया, अभी और ऊपर जाना है। क्यों? छठा स्थान है आपके पास, आप संघर्ष करो, ऊपर जाओ। हम मामा जी की ही बात करेंगे कि उनको जब तक आंख था तब तक वो रिटायर होने के बाद क्या करते थे जानते हैं? उस समय इतना टीवी उवी का प्रचलन नहीं था, और शेयर मार्केट का में हर हर शहर में दलाल होता था। उसके यहाँ टीवी भी लगा होता था, और वहां ये बेच दो, ये खरीद लो। तो उनका एक मंडली था, वो मंडली अपना कुछ ना कुछ पैसा लेकर के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते थे, और वो 9 बजते बजते उस ऑफिस में पहुंच जाते थे, और 1 बजे तक वो उसी ऑफिस में रहते थे, और उस समय शेयर खरीद बिक्री करते थे। 1 बजे के बाद घर चले आते थे, उसके बाद 3:30 बजे तक नहीं बैठते थे। अगर कुछ इंस्ट्रक्शन देना होता था तो इंस्ट्रक्शन दे देते थे, क्योंकि उस समय ऑनलाइन मोबाइल से शेयर खरीद लो बेच लो, लैपटॉप से शेयर खरीद लो बेच लो था नहीं। आपको दलाल के यहाँ ही जाना है, और हमको रोज ये काम करना है, तो हम रोज वहां जाके बैठते थे। तो उन्होंने 70 साल में भी अपने पैसे को रोटेट कराने का प्रयास किया कि इससे ज्यादा धन कैसे कमाया जाए। तो उनका पीक कहाँ हुआ, है ना? वो फिर भी प्रयासरत हैं कि हम अपने जीवन में और ऊंचाई पर जाएं। तो मैंने उस जमाने की बात कही जब उंगली पे शेयर सेल, शेयर परचेज ऐसे नहीं संभव था। आज तो ऐसे करेंगे तो सेल हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो परचेज हो जाएगा। ठीक है ना? तो हमारा पीक हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमारे अंदर संघर्ष करने की क्षमता कितनी है। ठीक है? अब हमारी इच्छा कि 60 साल का उम्र हो गया, ब्राह्मण आदमी है, 2 गाय खरीद लें और उसी की सेवा करें और हरि नाम भजन करें, तो हमें पीक की चिंता नहीं है, हमें सेटिस्फेक्शन है, संतोष है, समाप्त हो गया। लेकिन जिनको पीक की चिंता है वो अपने जीवन भर मेहनत करते रहते हैं और परिश्रम करते रहते हैं। और आप लोगों को एक जानकारी दे दें कि प्रत्येक बुजुर्ग, आज के एज में तो छोड़ दीजिए क्योंकि सब पैसा बैंक में होता है, ज्वेलरी लॉकर में होता है, और सबके नॉमिनी होते हैं। कहीं बेटा को नॉमिनी बना दिया, कहीं बेटी को नॉमिनी बना दिया, और जो प्रॉपर्टी होती है ना उसका भी डीड बना देते हैं कि ये वाला प्रॉपर्टी बेटी को दे दिया, ये बेटे को दे दिया। लेकिन पहले के जमाने में बुजुर्ग लोग मरने के टाइम पे बताते थे कि वहां गड़ा हुआ धन है। हमने सारे ज्वेलरी जो है, वो हमारा जो चारपाई देख रहे हो ना, इसका जो दूसरा वाला पौवा है ना उसके नीचे पड़ा हुआ है। हमारे बक्से में इतने जमीन जायदाद के पेपर पड़े हुए हैं। उस वाले संदूक में नीचे जाओगे, उसमें टीन का बक्सा पड़ा है, उसमें कैश रखा हुआ है, वो किसी को पता नहीं होता था। तो आज भी कई बुजुर्ग अपने सेविंग्स को अपने संतान से छुपा के रखते हैं, नॉमिनी जरूर बना देते हैं
लेकिन उसको छुपा के रखते हैं। कई जगह डायरी में लिख देते हैं, तो वो कहते हैं कि मेरी डायरी पड़ी है, उसको पढ़ लेना। तो मरने के टाइम पे कुछ बोल जाए, ये अपेक्षा होती थी लोगों की, समझ रहे हैं ना। तो हमारी मनसा क्या थी कि हम जब तक जिए अपने मर्जी से जिए, हमारे पास जीने के लिए सोशल सिक्योरिटी हो। आज इंश्योरेंस कंपनी हमें बेवकूफ बनाता है कि आप इंश्योरेंस करा लो, आप मरोगे तो बच्चे को दे देंगे। अरे हमारे जीवन के लिए चाहिए, वो हमारे तिजोरी में पड़ा हुआ है, मिल जाएगा। मरने के बाद बच्चा का पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। तो अब क्या है, हम 8वें से मृत्यु की बात होती है। क्यों 8वें से मृत्यु की बात होती है? 12वां ही मृत्यु स्थान क्यों नहीं बनाया गया? बना दिया जाता मृत्यु स्थान 12वां। जब उसको शरीर का व्यय लिखा गया, मैं लिखता हूं कि लग्न मेरा शरीर है और द्वादश उस शरीर का व्यय है। आप हॉस्पिटल जाते हो तो वहां क्या जिम थोड़ी है, बॉडी बनाने थोड़ी जाते हो। आप जेल में जाते हो तो आपका बॉडी बन के थोड़ी आता है। आजकल तो बहुत लोग बॉडी बना के निकलते हैं, लेकिन पहले लोग कृषकाय होकर के निकलते थे। आजकल तो कई लोगों को जेल में बहुत तरह की सुविधाएं मिलती हैं, और अंग्रेजों के जमाने में ज्यादा क्राइम कर लिए तो वो काला पानी का सजा मिलता था। पता नहीं काला पानी क्या होता, जेल का नाम था काला पानी। तो जेल जाना, हॉस्पिटल जाना, ये सब हमारे शरीर को पीड़ा देता है। और ये पीड़ा कहाँ से हम समझते हैं? 12वें से समझते हैं। तो क्या पीड़ा इतना हावी हो जाएगा कि हम मर जाएंगे? ये भी 12वां बता सकता है। क्या मार्केस इतना प्रबल है कि हम मर जाएंगे? ये दूसरा बताएगा। क्या रोग इतना भयानक है कि हम मर जाएंगे? ये छठा बताएगा। क्या दुर्घटना इतना भयानक है कि हम मर जाएंगे? ये 8वां बताएगा। ये चारों स्थान हमारा मृत्यु से संबंध रखता है, इसीलिए इसी चारों से मृत्यु की बात होगी। और हम लोग अगले क्लास में मारक खंड पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? इस बात को कभी नहीं भूलना है कि चौथे का 9वां 12वां होता है। इस बात को कभी नहीं भूलना है कि 10वें का 9वां छठा होता है। इस बात को कभी नहीं भूलना है कि चौथे का 5वां 8वां होता है। इस बात को कभी नहीं भूलना है कि 10वें का 5वां दूसरा होता है। और ये चारों सेंसिटिव भाव हमारे सुख और कर्म का त्रिकोण है। इस बात को याद रखते हुए 12 के 12 भावों को एक जैसा मानना है। क्लियर हो गया आप लोगों का? तो ये हमारा 12 का 12 भाव खत्म हो गया। समझ रहे हैं? आप लोगों को बाकी आप लोग जानते हो, हर भाव के विषय में जानते हो, आप लोग विद्वान आदमी हो। एक तो हमारे क्लास में आने से पूर्व ही आप पूर्व से आप ज्योतिषो और क्लास में आने के बाद बहुत कुछ सीखा है। अब हम लोगों को अलग से पढ़ना है। तो पहले हम मार्का अध्याय पढ़ाएंगे। अगले क्लास में मार्का अध्याय पढ़ाएंगे। हो सकता है क्लास में पूरा न हो जाए तो अति उत्तम। और उसके बाद हम गोचराध्याय पढ़ाएंगे, गोचर पढ़ाएंगे। और उसके बाद एक महादशा का पूरा अंतरदशा पढ़ाएंगे। फिर उसी तरह सिमिलर 9 के 9 ग्रहों का होगा। आप लोग पढ़ लेना, आपको दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद आप लोगों का जो क्वेरी बचा है वो रह जाएगा, उसको लेंगे।
तो गोचर 2 दिन में समाप्त होगा कि 3 क्लास लगेंगे कि 4 क्लास लगेंगे, पता नहीं। ठीक है ना? तो इसीलिए आप लोग अभी अपने आप को फ्री मत समझना कि 12 भाव हमको आ गया तब हम बहुत कुछ सीख लिया हमने, ये नहीं। इसीलिए हम केंद्र त्रिकोण अलग पढ़ा देते हैं, उसके बाद तीसरे के साथ 9वां पढ़ाते हैं, छठे के साथ 12वां पढ़ाते हैं, दूसरे के साथ 8वां पढ़ाते हैं। इस तरह से हम विषयों को पढ़ाते हैं। तो अब इसमें यदि आप लोगों में किसी का कोई प्रश्न रह गया हो तो आप पूछ लें और फिर आगे बढ़ें। जी संगीता जी बताइए। गुरुजी, जेल को किस तरीके से देखते हैं? इसको जेल जेल जाएगा। अच्छा, जेल जेल जाए। और गुरुजी, एक कुंडली भी है जिसके ऊपर केस चल रहा है, एक बच्चा है, तो अगर हम उसकी देखेंगे तो आप अगर आज्ञा देंगे तब मैं बता दूंगी उसकी डेट हाँ ऑफ। बता दीजिएगा ना, प्रश्न ले लेते हैं, उसके बाद फिर उसी को देखेंगे। जेल का प्लीज बता दीजिए। जेल यदि 12वां पीड़ित हो, शनि राहु जैसे ग्रहों का प्रभाव हो और उसी की अंतर्दशा आए तो हम जेल जा सकते हैं। ठीक है? वो आगे जेल वाला अगर कुंडली आप लोगों के पास होगा तो उससे उसकी दशा लगा करके मैं स्पष्ट करूंगा कि हाँ ये व्यक्ति यहाँ पर जेल जा सकता है। ठीक है? हाँ, मेरे पास है सर, एक कुंडली है। हाँ बिल्कुल, आपके पास है तो आप बताइएगा। जी हाँ प्रीतु हाथ उठाई हो, बताओ। जी गुरुजी नमस्ते। नमस्ते। गुरुजी, अभी आपने कहा कि राहु की दृष्टि हो 12th हाउस में तो जेल भी योग होते हैं, और उसी की दशा या अंतरदशा लग जाए तो वैसे तो मेरा राहु भी छठे में है और उसी की अंतरदशा स्टार्ट होगी अभी तो मार्च में, तो क्या वैसे? वैसे में हमको जेल वेल की जरूरत नहीं है, हमने एक उदाहरण दिया है। पहले ओके। तो जेल का योग होना चाहिए, समझ गए? हम्म। लग्न बंधन में हो, बंधन का मतलब होता है पाप प्रभाव में हो, लग्नेश पाप प्रभाव में हो, उसके बाद द्वादशेश और छठे को देखने की जरूरत है। ठीक है ना? ओके। अच्छा गुरुजी, एक और मुझे क्वेश्चन करना था। जैसे कि राहु की महादशा थी मेरे बचपन में, तब मुझे सांस की प्रॉब्लम थी। 2003-4 में मेरी राहु की महादशा फिनिश हुई है 2011 में। उसके पहले मुझे सांस की बहुत भयंकर प्रॉब्लम थी, अस्थमा वाली। और अभी मैं देख रही हूँ पिछले एक हफ्ता तो नहीं कहेंगे, पिछले 3-4 दिन से मुझे वापस से वैसे ही सांस वापस से फूलने लगी है। तो ये कह सकते हैं कि उसकी अंतर्दशा आ रही है तो वापस से ये आ रहा है, ऐसा कुछ हो सकता बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसकी अंतर्दशा है तो वो वापस से तुमको परेशान करता है, यहाँ तुमको सावधानी की जरूरत है। तो क्या गुरु जी, मतलब ये कुछ ज्यादा परेशान करेगा ये सांस की प्रॉब्लम? नहीं, ज्यादा परेशान नहीं करे। ओके ठीक है गुरु जी। चलो, तुम बहुत परिश्रम करती हो, अभी कहीं ऑफिस में थी, हमको लगा वहां से निकल के गाड़ी में बैठी, फिर घर आई, मैं वाच कर रहा था कि मैं तो पढ़ा रहा हूँ और तुम जो है सो यात्रा कर रही हो। मैं सुबह से कमलम जो बीजेपी की ऑफिस थी वहां थी, फिर मेरा 2-3 प्रोजेक्ट चल रहा है वहां गई, फिर रेस्टोरेंट पे थोड़ा हिसाब लेना था तो वहां से फिर घर पे आई। मैं वेरी सुबह गुड। जैसे यही काम कर रही हूँ। हाँ हाँ, चलो अच्छा है, मेहनत करते रहना चाहिए। जी जी। और किसी का कोई प्रश्न? सर वो पत्री दे दूं? हाँ पत्री ही लेंगे, इसीलिए प्रश्न को रोका है, पढ़ाना बंद किया है। सर 3/4/1981 मेल है। मेल फीमेल? मेल 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 3/4/81 आगरा 8:35 PM आगरा। जी सर।
बताओ क्या प्रश्न है। सर ये वीनस की महादशा है वो कैसी रहेगी? ये कोई प्रश्न नहीं है, नहीं मतलब वीनस की क्योंकि ये ये तो 6th और कोई भी 12th बता एक्टिव है। देगा, ये तो कोई भी बता देगा, क्या दिक्कत है। मतलब खराब ही मतलब क्यों खराब। क्योंकि 6th एक्टिव 12th एक्टिव और और 6th में तो कोई सारे एक्टिव ग्रह। हो, इसके तो पूरे जिंदगी 6th और 12th एक्टिव रहेंगे। हाँ। इसीलिए तो मैंने कहा कि 6th और 12th को बुरा भाव मान के चल रही हो तुम। अब ग्रह आ गए हैं तो अब हम इसको हटा तो नहीं सकते कि ठेल के 5वें में दे दें, ठेल के कुछ को 7वें में डाल दें, ऐसा हम्म तो नहीं कर सकते। हम्म। तो शुक्र यहाँ स्थित है, इससे हमको उतना ऐतराज नहीं था जितना ऐतराज है कि शुक्र अस्त है। हम्म। ठीक है ना। हाँ जी। तो इसका मतलब है कि हमको, हमारे पास जो सामर्थ्य है वो हम्म कम है, संघर्ष करने की क्षमता कम है, हम जल्दी से हार मान लेते हैं। ठीक है ना। पृथ्वी हम्म। ने जितना जगह बता दिया कि वहां गए वहां गए वहां गए, मैं तो एक जगह जाऊं और घर वापस आ जाऊं तो सबको बोलूं जरा हटो विश्राम करने दो। ठीक है ना। और यस वो सर। आकर के पढ़ रही है, मगर मैं अगर किसी दिन कहीं चला गया और यदि 5 बजे तक वापस नहीं आया, 7 बजे वापस आया, 8 बजे से क्लास है तो क्लास कैंसिल नहीं ले सकता। हम्म तो ये होता है स्टेमिना। तो हमारा कहना है कि शुक्र लग्नेश है और चंद्रमा दोनों छठे स्थान में है, तो जातक के पास स्टेमिना कम है। हम्म। ठीक है। और जी सर। जातक के जीवन में परिश्रम करना ही पड़ेगा, ये तय बात। अब दूसरे में, जब 8वें 12वें और छठे और दूसरे में ज्यादा ग्रह देखें तो आप पत्रिका को चंद्र और सूर्य लगन से भी लगा करके देखें। तो अब हम ये लगा देते हैं। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब ठीक हो गया। हाँ अब तो अच्छी हो गई। तो इससे देखो पत्रिका। गुरु जी मैं एक क्वेश्चन करूँ? हाँ हाँ। नहीं तो फिर ये ऐसे चेंज करके तो फिर सबके ग्रह अच्छे वाले हो जाएंगे तो फिर तो नहीं होंगे ऋतु, कभी नहीं होंगे। आपको उसमें सामंजस्य बिठाने के लिए आना चाहिए। ये संभव ही नहीं है कि उसके सभी ग्रह अच्छे हो जाएंगे। ओके। सर इसमें तो ठीक इसको है ना। अब मैं बताता हूँ, थोड़ा सा हम्म समय दे दो। अब इसके शुक्र की दशा है। शुक्र कहाँ है, कहाँ का लॉर्डशिप है शुक्र क्यों। 8। 8 पहले। 8 का लॉर्डशिप है। 8 को कोई देख रहा है, एक मंगल देख रहा है। तो 8 का फल या तो मंगल करेगा या शुक्र करेगा। और अभी शुक्र की दशा और शुक्र की ही अंतर दशा चल रही है, तो हो सकता है शुक्र 8वें का फल कर जाए। तो यहां से ये खराब हो गया। अब ले जाते हैं शुक्र लग्नेश है। और लग्नेश के साथ साथ अष्टमेश भी है और बैठा छठे में है। तो शुक्र या तो लग्न का फल कर दे या तो छठे का फल कर दे, तो क्या हो सकता है। लग्न का फल करेगा और 1981 का जन्म है, तो स्वास्थ्य में परेशानी दे सकता है, हाँ या ना, जी सर। जी क्योंकि सर। छठे में है। तो इसीलिए जी हमने चंद्र लगन से और लगन से दोनों से देखा, तो हमको लगता है कुछ न कुछ जीवन में परेशानी रहेगी। जी समझ सर। रही हो। तो हमको हम्म। उस परेशानी को समझने की जरूरत है। चंद्र लगन लगाने से थोड़ा सा सर हल्का हो जाता है कि अब हमको उसको देखने का थोड़ा तरीका बदल लेते हैं। लेकिन ये नहीं है कि लग्न से यदि 100%, तो चंद्र लग्न से 60% पत्रिका यदि पुअर है तो वो पुअर बताएगा। ठीक है ना। अब सर। आपका अभ्यास कितना है, आपने कितना अभ्यास कर रखा है, उसके ऊपर निर्भर करेगा कि आप हम्म। कितना अच्छा बता सकते हो। ठीक है। तो सर शुक्र 10th की लॉर्ड। दशा है, मैं जनरल बात बता देता हूँ। शुक्र की दशा है, 100% का उम्मीद है
50% प्राप्त होगा, 50% प्राप्त नहीं होगा। जातक को मेहनत करना चाहिए और स्वस्थ रहने की चेष्टा करनी चाहिए। हमेशा हम कैसे स्वस्थ रहें, अगर हम किसी कारण से अस्वस्थ होते हैं तो हमको चिकित्सक की ज्यादा जरूरत है, हम तुरंत चिकित्सक के पास पहुंचे। क्लियर सर हुआ इसमें निधि जी? जी सर। सर इसमें 10th लॉर्ड, 11th लॉर्ड और सेकंड या 7th लॉर्ड, ये सब का कॉम्बिनेशन है, तो उसका कोई पॉजिटिविटी नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? वही पूछ रही थी सर। पॉजिटिविटी होगी। गुरु अपने घर को देख रहा है, जी सर। तो जातक से मेहनत करवा सकता है यदि ये तैयार रहे तो। अब कॉम्बिनेशन की पॉजिटिविटी हमेशा केंद्र, त्रिकोण, लाभ और धन स्थान से लें। पॉजिटिविटी लेने के लिए 6ठा, 8वां, 12वां नहीं है। ओके। कदाचित मतलब कभी कभी वो अच्छे फल दिखा सकता है, अन्यथा वो अच्छे फल नहीं दिखाता। इस बात को मान करके चलने की जरूरत है। अब आ जाते हैं, शुक्र अनुकूल ग्रह है तुला लगन के लिए, क्योंकि वो लग्नेश है, लेकिन उसकी स्थिति अनुकूल नहीं है, उसकी स्थिति प्रतिकूल है, क्योंकि वो 6ठे स्थान में बैठा है। और तुला लग्न में 6ठे स्थान में उच्च का होने के बावजूद भी काल पुरुष के पत्रिका में शुक्र यही नीच का होता है, इसीलिए शुक्र को नीचत्व का बोध होगा। साथ में वो सूर्य से अस्त भी हो गया है, इसीलिए उसके आधे परिणाम समाप्त हो जाएंगे, अर्थात हमको रिजल्ट आधा मिलेगा और साथ में स्वास्थ्य में भी परेशानी होगी। तो चूंकि दशाओं में शुक्र ही है, तो हमको हार्मोनल प्रॉब्लम हो सकता है, सेक्सुअल प्रॉब्लम हो सकता है, यूरिनल प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सब प्रॉब्लम भी हमारे जीवन में हो सकता है, इससे सावधान रहने की जरूरत है। हमने पढ़ा, चूंकि अनुकूल ग्रह है इसीलिए फाइनेंशियल क्राइसिस हमारे जीवन में नहीं आने देगा, उसको वो संभाल के रख लेगा। जी सर। सर यहाँ शनि कैसा पाइल्स की प्रॉब्लम है, पाइल्स और फिशर। वो तो मंगल के साथ शुक्र है, चंद्र है, इसीलिए पाइल्स की प्रॉब्लम दे सकता है। ठीक है ना, वो तो रोग निर्णय में जाएंगे भी। तो मैंने ये क्या कहते हो, एक नॉर्मल शुक्र की दशा थी, शुक्र के हिसाब से, शुक्र में शुक्र ही चल रहा है, उसके हिसाब से मैंने कुछ बता दिया। बाकी जब रोग निर्णय करना पड़ता है तो फिर रोग निर्णय के लिए कुछ विशेष बातें ध्यान में लानी पड़ती हैं। ठीक है ना, तो चलिए उसको बाद में देखेंगे। हाँ तपस्या, क्या कह रही हो? सर शनि यहाँ पूर्ण योगकारी है, तो वो 12th में बैठा है, तो उसका फल कैसा रहेगा सर इस कुंडली में शनि का? अच्छा नहीं रहेगा। पर क्यों सर, उसके तो दोनों भाव, मतलब वो तो दोनों अच्छे भावों का स्वामित्व रखता है, केंद्र का भी और त्रिकोण का भी। अबे मैं बताता हूँ, जी 100 सर। बीघे का जमींदार है, जेल चला गया, क्या होगा? ठीक है, ठीक है सर। हमारा हमारी सामर्थ्य, क्या उसका उपयोग हम कर पाएंगे? सबसे ज्यादा जरूरी है इस सामर्थ्य का उपयोग हम कितना कर पाएंगे। मेरी बड़ी दुविधा है अपने जीवन में, और मन को बड़ी अशांति है कि मैं सिर्फ 1.5 घंटा ही पढ़ा सकता हूं, जबकि मैं चाहता हूं कि कम से कम 8 घंटे लोगों को पढ़ाऊं, 9 घंटे लोगों को पढ़ाऊं, 6 बैच पढ़ाऊं, ताकि अधिक से अधिक लोगों को ज्योतिष में अवेयर कर सकूं, लेकिन नहीं कर पाता, क्योंकि हमारे लिए वो अनुकूल स्थिति नहीं बन पा रही है। ग्रह तो हमारे भी कहीं ना कहीं बैठे होंगे ना। तो अब ये
केंद्र त्रिकोण का स्वामी होकर के 12वें में गया है और 5वें से ये 12वां स्थान है। निधि अग्रवाल पूछेंगे इसको पुत्र है? नहीं अब तुम पूछोगे सर। कि क्यों पूछ लिए सर? हाँ सर, बता दीजिए। क्योंकि एक तो इसका पंचमेश द्वादश में गया, ऊपर से गुरु भी द्वादश में गया, गुरु शनि के साथ है, गुरु के ऊपर मंगल और सूर्य की दृष्टि है, कैसे इसको पुत्र हो जाएगा? तो ऐसे जातक यदि हमको पूछेंगे भविष्य में पुत्र होगा, तो हम कहेंगे नहीं होगा, एक आध पुत्री और पैदा करना है कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना? तो चलिए बात। गुरुजी, एक चीज पूछना था। क्या हम ऐसा सोच सकते हैं कि चतुर्थेश 12वें स्थान में है तो इस इंसान का घर शायद विदेश में हो सकता है? सोच सकती हो, ऐसा सोचने में कोई बुराई नहीं। घर विदेश में हो सकता है, हम विदेश में हो सकते हैं, घर से दूर रह सकते हैं। ठीक हाँ है ना? पर हाँ, पर ये तो नहीं, इनका तो नहीं है, लेकिन हो सकता है। हाँ, अन्य अन्य प्रभाव होने पर हम ये बात कह सकते हैं। ठीक है। थैंक यू सर। तो हमने कहा क्या करता है निधि अग्रवाल? बिजनेसमैन। हाँ, बिजनेसमैन। सक्सेसफुल या स्ट्रगल? स्ट्रगल प्लस सक्सेसफुल, मतलब सक्सेस अच्छा, भी है। ही हैज अचीव्ड, ही इज अ मैन, मतलब सेल्फ मेड पर्सन, अचीव्ड अ लॉट, बट यस स्टिल हाँ तो स्ट्रगलिंग। क्यों क्यों नहीं? यह उपचय स्थान है, तीसरा, छठा, 10वां, 11वां, पिछले क्लास में पढ़ाया है। अगर इसमें ज्यादा ग्रह हो तो जातक सेल्फ मेड होता है, और अनुपचय स्थान में ज्यादा ग्रह हो तो जातक चांदी का चम्मच लेकर के पैदा हो जाता है। क्या दिक्कत है भाई? ठीक है ना? तो चलें आगे बढ़े। संगीता जी। जी गुरुजी। गुरुजी 15/5/2003। एक मिनट, मेल फीमेल? मेल है। 15/5/3। 2003। जी जी 3। 1930। पानीपत। आज छठा आठवां पढ़ाया ना, छठा आठवां ही हमको दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। ये वो ही देख पाना है गुरुजी, वो देखिए आप। हाँ, आप देखिए, बताइए। अंजिता अ, बताओ। आप छोड़ दीजिए अनीता, संगीता जी, अंजिता बताएगी। गुरुजी, इसमें क्या देखना है? जो देख के बोलना है बोलो। गुरुजी, ये मंगल के लग्न के जातक हैं। मंगल तीसरे भाव में है, उच्च का है, तो काफी पराक्रम वाले जातक हैं। साहसी होंगे, करेजियस होंगे, और लाइफ में चैलेंजेस को फेस करने में काफी, मतलब ये काफी साहस साहस से चैलेंजेस को फेस करते होंगे। उच्च के गुरु की दृष्टि भी है, तो लग्नेश बलवान मान सकते हैं। और लगन उच्च के गुरु की दृष्टि नहीं होती, सिर्फ गुरु की दृष्टि होती है। जी। ये हम अपने लैंग्वेज को धीरे धीरे हमारे लैंग्वेज की तरह ले आओ, नहीं तो कहीं वो जाके बोलोगे कि
हमको आशुतोष गुरु जी ने पढ़ाया तो मना कर देगा कि नहीं वो नहीं पढ़ाए होंगे, क्योंकि वो उच्च के गुरु और नीच के शनि कभी नहीं बोलते। ठीक है जी ना, बताओ अब आगे पढ़ो। तो गुरु की दृष्टि है मंगल पे, तो हम्म। ये लग्नेश को और मजबूत कर देती है। और लगन न्यूट्रल कर्तरी में मानेंगे गुरुजी, क्योंकि एक तरफ चंद्र है जो शुभ ग्रह है और दूसरी तरफ कुछ नहीं है, तो न्यूट्रल कर्तरी हो गई। और हालांकि सूर्य की दृष्टि है और नंबर 2, न्यूट्रल कर्तरी कुछ नहीं होता, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं। आगे बढ़ो। ठीक है गुरुजी। गुरुजी जैसे आज हमने छठा और 12वां स्थान पढ़ा है, तो इनके छठा स्थान भी मंगल का ही स्थान है। और उस छठे स्थान पे शुक्र और बुध दोनों हैं। शुक्र इनके पंचमेश हैं, सॉरी द्वादशेश हैं और सप्तमेश हैं। तो जैसे छठा स्थान सप्तम का 12वां हो गया, तो शुक्र सप्तमेश हैं, तो यहाँ पे अच्छे नहीं माने जाएंगे, क्योंकि सप्तम से ये द्वादश हो गए। और बुध भी हैं वहां पे, बुध हैं इनके अष्टमेश और लाभेश। तो अष्टमेश मुझे थोड़ा पत्रिका आगे देखना पड़ेगा, फिर मैं थोड़ा देख के बताती हूँ। अच्छा तो बोल रही थी, कितना अच्छा बोल रही थी। चलो देखो, कोई बात नहीं। तपस्या। सर जैसे इन्होंने बताया लग्न तो इसका काफी स्ट्रांग है, पराक्रमी भी है ये। और लेकिन इसका जो सर 9th हाउस का स्वामी है वो 12th हाउस में चला गया, मतलब भागेश चंद्रमा जो है वो 12th हाउस में चला गया, विच इज नॉट गुड। और गुरु यहाँ लेकिन उच्च का होके बैठा हुआ है। और गुरु की एक राशि सर 2nd हाउस में, दूसरी उसकी पंचम में है। तो उसकी मूल त्रिकोण की राशि 2nd हाउस में, तो धन भाव भी इसका अच्छा माना जाएगा। और सर इसका जो शुक्र है वो छठे हाउस में है, जो कि द्वादशेश है और 7th हाउस का स्वामी है। और इसमें सर षटबल में भी शुक्र काफी स्ट्रांग है, तो ये काफी मुझे लगता है वो होगा भोग विलास की तरफ, इसका काफी ज्यादा रुचि होगी इन सब चीजों को लेके। और सर इसका जो बुध है वो भी सर अष्टम का दोष है बुध में, क्योंकि वो 8th हाउस का स्वामी है और वो 11th हाउस का स्वामी है। और वो खुद जाके 6th हाउस में बैठ गया है, तो मतलब इट इज नॉट अ गुड प्लेसमेंट बुध का। सूर्य सर काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से यहाँ पे नीच का हो गया है। बट अगर अपन देखें तो यहाँ पर 10th हाउस का स्वामी खुद ही केंद्र में गया है, तो इसके करियर में इसको थोड़ा सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन अगर हम काल पुरुष से देखें तो सूर्य यहाँ पे नीच का माना जाता है 7th हाउस में। और सर अभी तो इतना ही देख पा रहे हैं सर। गुड। दिलीप तिवारी जी। गुरुवर, इन 4-5 भाव बलवान हैं पत्रिका में, जातक तो ठीक होना चाहिए। लग्नेश बताइए बहुत ना अच्छा क्या नहीं क्या कहेंगे। बलवान है, कैसे बलवान है, और आप गुरु क्या जी देख रहे हो। पराक्रम भाव बलवान है, सुख भाव बलवान है, इनका पंचम भी है, इनका बलवान है, पंचम भी बलवान है, गुरु की दृष्टि है भावेश की। तो और ये भी बलवान, छठा भगवान है इनका, मंगल की दृष्टि आ रही है। तो 4-5 तो बलवान हो गए। और लग्नेश गुरुवर क्या बहुत अच्छा नहीं है, मूल त्रिकोण राशि छठे में फंसी है मंगल की। और लग्न में पाप ग्रह केतु है। अविनाश जी, आप बताइए।
बोलिए बोलिए, बोलिएगा तो आवाज आ जाएगी। सर हेलो सर। हाँ बोलिए। जी सर, प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा इस पे। आपके समझ में बहुत आ रहा है, आपको बोलने में बहुत हेजिटेशन है, ठीक है ना? न- ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आ रहा है, तो ये कुछ से कुछ बोलिए, हेजिटेशन खत्म होगा, सर ठीक है ना? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा तो मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। अच्छा ठीक है, ऋतु बताओ। गुरु पहले तो ये मेल है तो मेल का म्यूट कर लीजिए अविनाश जी, दिलीप तिवारी जी, कुत्ता भौंक रहा है, म्यूट कीजिए। हाँ अब ये बोलो। मेल की पत्रिका है, तो जैसे आपने कहा हुआ है कि मेल का शुक्र सही होना चाहिए, तो ये छठे में गया तो वो अच्छा नहीं। दूसरी बात ये है कि अगर ये हो सकता है शायद ये आर्मी में या सरकारी जॉब में हो सकते हैं, क्योंकि इनका सूर्य 10th हाउस का लॉर्ड है और मंगल की दृष्टि भी वहां जा रही है। तो और थर्ड पॉइंट ये कि जैसे चंद्रमा 12th में होता है, तो वो इंसान को बहुत ज्यादा सोचने पे ओवर थिंकिंग दे देता है। गुरु 9th में सबसे अच्छे होते हैं। एंड अभी इनको शनि की जो दशा लगी हुई है, तो अगर जैसे 2003 का इनका बर्थ है, तो जैसे कि 8वें गर्भ की दशा लगती, तो आपने कहा कि उस टाइम पे इंसान प्रगति करने लग जाता है एज के हिसाब से। तो हो सकता है उसको प्रोग्रेस मिलना स्टार्ट हो चुका हो। और दूसरा, केतु सूर्य और राहु दोनों को देख रहा है, तो वो मैरिड लाइफ में इनके थोड़ी इश्यूज आ सकती है। तो इनकी स्टडीज अच्छी होगी, क्योंकि पंचम स्थान जो है गुरु का है। गुरु जी सही कह रही हो? हाँ हाँ, बहुत अच्छा बोल रही हो। बट एक चीज है इसमें कि इनका जो 11th हाउस का जो लॉर्ड है वो छठे में चला गया हुआ है, तो इनकी अर्निंग या इनका जो लाभ होता होगा वो इतना ज्यादा सेटिस्फाई नहीं होते होंगे उनसे। कोई बात। और गुरु जी एक चीज है कि जैसे इनका गुरु नवम में है जो धर्म का स्थान है, और एक दृष्टि लग्न पे है जहाँ पे केतु है, तो धार्मिक प्रवृत्ति के होंगे। हाँ होना चाहिए धर्म को विरुद्ध के। और गुरुजी जैसे भाग्येश 12वें स्थान में गए हैं तो मतलब 12वां स्थान में भाग्य चला गया, लेकिन अगर अगर ये विदेश से जुड़ जाए तो हो सकता है वहां इनका भाग्य साथ दे, क्योंकि 12वां बिल्कुल स्थान बिल्कुल विदेश का भी बिल्कुल होता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि शुक्र भी अपने घर को देख रहा है, मतलब शुक्र। और आपने बताया है कि भावेश अगर अपने भाव को देखे तो उसको अच्छा मानते हैं। सही बताया है। पूनम, तुमने वीडियो बंद कर लिए तो क्या मैं तुम्हारा नाम न लूं? आवाज आ रही है गुरुजी? हाँ अब आ रही है। हाँ जी, वो एक्चुअली योगिन फोन पे था तो इसीलिए फिर मैंने बंद कर दिया था। अच्छा। गुरुजी, इनका 7th हाउस भी जो है वो पाप खत्री में आ रखा है, तो कहीं ना कहीं इनकी नहीं है मैरिड पाप लाइफ पे। करतरी में। तो सर ये शनि और ये नहीं है एक तरफ? शुक्र है ना, कौन? शुक्र पाप कर्तरी में कैसे होगा? ओके, उस राइट राइट। और सर ये 7th, इनका 7th और 12th का जो लॉर्ड है शुक्र, वो 6th में गया हुआ है। तो 6th जो है वो 7th को देख रहा है, तो सॉरी 6th जो है वो 12th को देख रहा है, तो वो अपने घर की हानि तो नहीं करेगा, बट मन उनका चंचल रहेगा। और ये जो दशा चल रही है शुक्र में, शनि शनि जो है 8th में बैठा हुआ है, और वो लॉर्ड है 3rd और 4th का, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानी रह सकती है घर में, मतलब सुख सुख भाव में। ठीक है। या
कहाँ गया? और सर यहाँ पे जैसे अंजिता जी ने बताया कि मंगल की दृष्टि गुरु के ऊपर है, गुरु की दृष्टि मंगल के ऊपर है, तो सर मंगल की दृष्टि भी तो गुरु के ऊपर आएगी, 7th 7वीं दृष्टि, तो उससे सर हाँ, तो फादर के साथ उनकी जी जब गुरु मिठाई खाना चाहेगा तो मंगल उसको मिर्ची पकड़ाएगा, ठीक है ना। हाँ जी जी। और तो जब सर उनके इस मंगल लड़ाई करना चाहेगा तो गुरु उसको फूल पकड़ाएगा हाँ कि जी, लड़ाई मत तो करो, सर उस ठीक। केस में इनके फादर के साथ रिलेशनशिप थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं। नहीं, ठीक है, कोई बात, एक एक ग्रहों से बहुत बात नहीं बनती, ठीक है ना। राइट चलो, जी। तो अब आप लोग जो पत्रिका बोल रहे हो वो, संगीता जी 1 मिनट लेता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। उस 16 में असरानी था, जी गुरुजी। आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ और बाकी मेरे पीछे आओ, और पता चला कि बाकी कोई है ही नहीं। गुरुजी शोले के तो एक एक डायलॉग अभी तक आई थिंक सबके जुबान पे होंगे। तो वही मैंने कहा कि आप लोग वही वाला पाठ पढ़ रहे हो कि आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ बाकी मेरे पीछे आओ। पाठ का प्रारंभ आप लोग हमेशा लग्न, लग्नेश और कारक गुरु समाचार सूर्य, इस तीनों को पर्याप्त देखो, फिर चंद्रमा की स्थिति और उसके ऊपर प्रभाव को देखो, और उसके बाद वर्तमान दशा पे आ जाओ। भूल जाओ कि पीछे क्या हुआ है और आगे। हाँ, उसके बाद तीसरे नंबर पे जन्मकालीन दशा को देखो, और फिर देखो कि जो है वर्तमान समय में कौन सी दशा चल रही है और कौन सी दशा नहीं चल रही। मुझे क्या मतलब है शुक्र से, क्या मतलब है चंद्रमा से, मंगल से, कहाँ बैठा क्या देख रहा है। अरे बाद में देखेगा, अभी तक बस इतना ही सीखा कि बैठा और देख रहा है, इससे आगे बढ़ना है। अब आओ तो अपने आप सीख जाओगे, जैसे जैसे बोलने लगोगे तो सीखोगे ही। मैरिटल लाइफ खराब है, वो रहने दो, मेरा है, तुम क्यों बीच में टांग अड़ा रही हो भाई। आप पहले पत्रिका को देखो, मैं अच्छा हूं या नहीं, मेरा व्यवहार अच्छा है या नहीं, मेरे संस्कार अच्छे हैं या नहीं, मेरी संगति अच्छी है या नहीं, मेरा विवेक अच्छा है या नहीं। अगर इतना अच्छा है तो सब अच्छा है, और अगर ये सब खराब है तो सब खराब है। तो मैंने क्या कहा, मेरे बोलना अंजिता, नोट की है क्या लिखाया था मैंने। गुरुजी आपने पहले बोला लग्न, लग्नेश और कारक की स्थिति को देखिए। नहीं नहीं, वो व्यवहार विचार जो बोल रहा था उसको बोल रहा हूँ। तो ये सारा चीज छोड़ दो, कोई बात नहीं। हमारे लग्न, लग्नेश, चंद्रमा और पंचम पंचमेश से डिफाइन हो जाता, समझ गए। इसके बाद दशा देखेंगे, तो दशा किसकी चल रही है, शुक्र में शनि की या शनि में शुक्र, शनि में शुक्र। हमको नहीं पता शनि कौन, शनि कहाँ का स्वामी, नहीं पता, लेकिन ये पता है शनि अष्टम में है, ये पता है। शुक्र छठे में है, ये पता है। ये दोनों एक्टिव हुआ, इसको हम नॉट गुड बोलेंगे। जातक वर्तमान समय में परिश्रम करेगा, संघर्ष करेगा, ये समय उसके लिए हलवा नहीं है। अगर इस समय पर लापरवाही करेगा तो जीवन आगे अच्छा नहीं होगा। यहाँ शुक्र बैठा है,
बुध के साथ है, शनि के बाद बुध ही दूसरे नंबर पे रोग का कारक होता है। जातक के स्वास्थ्य भी ऊपर नीचे रह सकते हैं। कई लोगों को देखोगे एग्जाम के टाइम पे बीमार पड़ गया, ठीक है ना, तो स्वास्थ्य में भी परेशानी हो सकती है। तीसरा नंबर शुक्र है, जातक का ग्रोइंग एज है, 21 साल का जातक है, हो सकता है कि यारी दोस्ती इधर उधर कहीं बढ़ा ले, इसकी भी संभावना हो सकती है, ठीक है। लेकिन इस शुक्र के ऊपर यहां से मंगल की दृष्टि है, इसकी वजह से क्या होगा कि हमारी यारी दोस्ती टिकेगी नहीं, ठीक है। अगर नहीं टिकेगी तो इस कारण से भी हमारे जीवन में परेशानी आ सकती है, ठीक है। अब हम ये तो दशा से हमने देख लिया। लग्नेश पराक्रमी है, बहुत अच्छा, अंजिता ने शुरू बहुत अच्छा किया था, ठीक है ना। लग्नेश बहुत बलवान है, गुरु से दृष्ट है, तो जातक अपने आप में स्वावलंबी है, बुद्धिमान है, ज्ञानवान है, नेतृत्व करने का सामर्थ्य रखता है। हम ये भी कह सकते हैं कि घर के परिवार के सदस्यों का रेस्पेक्ट कर सकता है, इसमें कहीं कोई कमी नहीं। लेकिन दशा वर्तमान में जो है ना, ये सूर्य और शुक्र, ये वाली दशा इसको धीरे से निकालनी होगी, तब आगे की दशा जो शनि में सूर्य आएगा यहाँ ठीक रहेगा, शनि में चंद्रमा आएगा तो ये फिर थोड़ा सा कमजोर दशा है, यहाँ फिर थोड़ा सा दिक्कत आएगा, क्योंकि शनि यहाँ बैठा और चंद्रमा यहाँ 12वें में बैठा। तो शनि यहाँ बैठ करके इसको भी एक्टिव करेगा, इसको भी एक्टिव करेगा, इसको भी एक्टिव करेगा, चंद्रमा इसको एक्टिव कर ही रहा है, फिर छठे को भी एक्टिव कर देगा, तो छठे का रिजल्ट भी मिलने लगेगा। तो हमारे तरफ से सुझाव होगा कि जातक सूर्य अब 20 साल का हो गया, 21 साल का, सूर्य के मंत्रों का जप करे, सूर्य का ध्यान करे और अपने स्वास्थ्य के ऊपर थोड़ा समय दे। स्वास्थ्य ठीक तो सब चीज ठीक। संगीता जी बताइए और क्या पूछना चाहते हैं? मैं जेल का पूछ रही थी, केस चल रहा है सर। जी जेल का पूछ रही हूँ, जेल हाँ बोलिए। केस चल रहा है सर, क्या होगा आगे, कैसी जेल संभावना दे रही है? छठे की दशाओं में जेल गया या नहीं गया? नहीं गया, नहीं बच गया ना वो, हाँ लेकिन तो ऐसा बचा कि सब चीज खत्म हो गई, लास्ट पूरा पैसा खत्म हो गया, तब वो बच पाया है। एलिगेशन लगा, दोस्त के द्वारा ही एलिगेशन लगा। हाँ तो वही मैंने कहा ना कि दोस्ती तो चल ही रही है, ठीक है ना, तो हाँ, एलिगेशन वो लगेगा एक क्यों? लड़की ने एलिगेशन लगाया और उसको रेप केस का एलिगेशन लगा, लेकिन वो अरेस्ट कभी नहीं हुआ। हम समझ गए बात को। हम्म तो यहाँ पे मंगल की जो दृष्टि है ना, हम्म उसने इस पोजीशन को ज्यादा परेशान किया। मैं एक पत्रिका आप लोगों को और दिखाऊंगा भविष्य में, जहाँ की ऐसी दशाओं में वो जेल चला गया, ओके। ठीक है। तो हमने कहा कि यारी दोस्ती हमारी होगी। अब दोस्ती से क्या परेशानी होगी, हो सकती है क्योंकि ये स्थान ही छठा है, ठीक है ना। और हमने कहा जातक में लीडरशिप क्वालिटी होगी, डरने वरने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो जेल नहीं गया तो अब नहीं जाएगा, आप लोग निश्चिंत रहिए, क्योंकि शुक्र की दशा अभी जब तक चलेगी तब तक केस थोड़ा ठीक ठाक स्थिति में रहेगा। शुक्र की दशा समाप्त, केस समाप्त। सूर्य की दशाओं में केस पुअर हो जाएगा, कोई बहुत परेशान होने जैसी बात नहीं बचेगी। उसको सूर्य की ही करनी चाहिए गुरुजी। हाँ सूर्य की आराधना करेंगे, सूर्य का उपाय करेंगे तो जो है सो आगे हमारे लिए अच्छा रहेगा। क्यों? और जॉब के लिए विदेश, मतलब क्या करना चाहिए उसको जॉब के लिए ट्राई करने के लिए?
बाहर जॉब के के लिए यदि चूंकि शुक्र की ही दशाओं में यदि कोर्ट से इजाजत मिल जाता है तो हम हाँ। विदेश जा सकते हैं। ओके। सर यहाँ सूर्य के मंत्र क्यों करेंगे? अगर शनि और शुक्र की है तो सूर्य के मंत्र की इसको हेल्प करेगा यहाँ पर। सूर्य का मंत्र हमेशा किया जा सकता है। अच्छा। अगर हमको कुछ नहीं आता है तो भी हम बता देंगे सूर्य का मंत्र करें, क्योंकि वो ग्रहों का राजा होता है, नंबर 1। नंबर 2, हमेशा आपको गवर्नमेंट के लिटिगेशन से कौन बचाएगा? सूर्य बचाएगा ना। शुक्र शनि तो फंसा दिया है, सूर्य बचाएगा। ठीक है ना। तो ऐसे स्थिति में आपको सूर्य के ही मंत्रों का जप करना चाहिए। ठीक है। ठीक है सर। गुरुजी यहाँ पे जो दशा चल रही है वो तो शनि और सूर्य की चल रही है ना, क्योंकि 2023 में अप्रैल ना में तो ना already- ना, अभी नहीं। शनि में शुक्र की दशा चल रही है, वो 2026 जून में समाप्त होगा। अच्छा, ये उल्टा है शायद। इस तरह से देखना है। ठीक है, ये थोड़ी बहुत होती है गलती। ठीक है ना। तो शुक्र निकल जाएगा, सारा भय समाप्त हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। ठीक है। और जो बचा खुचा समय है उसको लेकर के आगे बढ़िए। एलिगेशन लगाया गया, हम उसमें शामिल नहीं थे, ये बात सच है, लेकिन दोस्ती हमारी थी। ठीक है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है ना। तो चलिए, अच्छा है। तो पढ़ाई लिखाई कहाँ तक कर पाया अभी तक बच्चा? उसने उसका किया है, होटल मैनेजमेंट का किया, शेफ की अच्छा, ट्रेनिंग ले रहा था वो। कोई बात नहीं। अगले क्लास में फिर इस पत्रिका को एक बार लगाएंगे। जी। आप संगीता जी हमको फिर से ये दीजिएगा तो ज्यादा देख पाएंगे। ठीक है। सरिता जी, हाँ। आपका क्या प्रश्न है? गुरुजी नमस्ते। हम्म। एक पत्रिका है, वो अभी जेल गया था, इस टाइम जेल से आया है, वही देखना था। अगले क्लास में दिखा देना। इसमें शुक्र ने 6ठे और 12वें को एक्टिव किया, जिसकी वजह से उसके जेल जाने की संभावना बनी हुई रही। ठीक है ना। जी। 6ठा और 12वां एक्टिव नहीं होता तो शायद ये इतना फजीहत नहीं होती। ठीक है। शहनाज जी, बताइए आपका क्या प्रश्न है? सर मुझे भी एक पत्रिका दिखानी थी, अगर आप कहेंगे अभी। आज जब रहने दीजिए, ठंड जाड़े का मौसम है, वैसे आज से तो मैं हीटर प्रयोग करने लगा हूँ। अगले क्लास में ले लेते हैं। ठीक है। जी जी। चलिए, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। नमस्कार। गुरुजी नमस्ते। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार गुरुजी।